तमिलनाडु के 87% हिंदुओं के साथ धोखा हो गया है। तमिलनाडु के लोगों ने फिल्म स्टार जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन पहली बार विधानसभा में बिना हिले जोसेफ विजय ने जो किया उसने पूरे भारत को हिला दिया है। दरअसल तमिलनाडु में जब चुनाव के नतीजे आए तो सबने कहा कि तमिलनाडु के हिंदुओं ने स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को सत्ता से उखाड़ फेंका है, क्योंकि इन दोनों ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। तमिलनाडु के लोगों ने इसका बदला डीएमके को हरा कर लिया। तमिलनाडु के हिंदुओं ने जोसेफ विजय को जिता दिया, लेकिन जोसेफ विजय ने पहली बार जब विधानसभा में पहुंचे तो कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर तमिलनाडु के साथ साथ पूरे भारत को यकीन नहीं होगा। दरअसल हार का गुस्सा निकालने के लिए डीएमके के नेता और लीडर और अपोजिशन उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन को खत्म करने की बात कही है, और वह भी जोसेफ विजय के सामने। वही जोसेफ विजय जिन्हें हिंदुओं ने जिताया है। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को गालियां देते रहे और जोसेफ विजय बिना हिले, बिना रिएक्शन, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए यह सब कुछ सुनते रहे। हैरानी तो तब हुई जब उदयनिधि स्टालिन यह बात बोलकर बैठ गए और उसके बाद जोसेफ विजय ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। सनातन का अपमान सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। जोसेफ विजय बिना हिले सनातन धर्म का अपमान देखते रहे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उदयनिधि स्टालिन ईसाई धर्म पर ऐसा ही बयान देते तो क्या तब भी जोसेफ विजय ऐसे ही बैठे रहते, कोई हाव भाव नहीं देते? जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटे बाद ही सनातन धर्म को मानने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। यह भारत में ही हो सकता है जहां सनातन धर्म को खुलेआम गाली दी जाती है, सनातन धर्म का खत्म करने की बातें कही जाती है। 14 मई 2026 ममता बनर्जी सफेद साड़ी, काला कोट और कॉलर बैंड पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में दायर पीआईएल पर सुनवाई होनी थी। वहाँ ममता ने खुद ही एक वकील के तौर पर दलीलें रखी, लेकिन इस पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तमाम सवाल उठा दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने स्टेट बार का काउंसिल से पूछा है कि ममता किस हक से एक वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ममता को 5 सवालों के जवाब देने को कहा है। पहला, क्या ममता बनर्जी वकील के तौर पर जीरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है? क्या बार काउंसिल के पास कोई प्रैक्टिस सर्टिफिकेट या प्रैक्टिस स्टेटस रिकॉर्ड अवेलेबल है? दूसरा, क्या ममता बनर्जी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील है? अगर हाँ तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है? एनरोलमेंट होने की डेट क्या है? तीसरा सवाल कि क्या ममता की वकालत लाइसेंस अभी भी वैलिड है? चौथा सवाल, क्या सीएम रहते ही उन्होंने वकालत छोड़ने या सस्पेंड करने की कोई जानकारी दी थी? अगर दी थी तो ऐसा कब हुआ? उसके आवेदन की एक कॉपी भेजे। पांचवा सवाल, क्या बाद में उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने की परमिशन ली थी? अगर ली थी तो उसकी डेट बताए। साथ ही यह भी बताए कि क्या काउंसिल ने उस आवेदन को एक्सेप्ट किया था। बता दें कि ममता बनर्जी के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने 1979 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1982 में उनका एलएलबी पूरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की। उनका यह करियर ज्यादा वक्त तक नहीं चला क्योंकि वो राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो गई। लेकिन अब बीसीआई ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को उनकी वकालत से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए कहा। इसके लिए बीसीआई ने 2 दिन का वक्त भी दिया है। बीसीआई ने कहा है कि सारी जानकारी मौजूदा आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर दी जाए। इसमें नामांकन रजिस्टर, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड, निलंबन या सदस्यता खत्म होने का रिकॉर्ड, दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने का रिकॉर्ड, आने जाने वाले दस्तावेजों का रजिस्टर और संबंधित फाइल नोटिंग शामिल है। साथ ही बीसीआई ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी है और कहा है कि मूल रिकॉर्ड को जैसे है वैसे ही सुरक्षित रखा जाए। बता दें कि ममता बनर्जी ने 14 मई को कोर्ट में पूरी बात रखी। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुजय पॉल की एक बेंच के सामने ममता ने दलीलें पेश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और राज्य में किसी भी कार्यवाही को कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामलों को नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सभी घटनाएं चुनाव के बाद नहीं हुई है। इसके अलावा सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। ममता की इन दलीलों के बाद अब बीसीआई ने उनकी वकालत को लेकर तमाम सवाल पूछे हैं। 2 दिन के अंदर ममता इनका क्या जवाब देती है
मामले में आगे क्या होता है, हम सभी अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब तक नहीं किया तो डिजिटली टॉक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सो मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म डिजिटली टॉक्स इंडिया। मेरा नाम है वीके सिंह एंड आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बड़े चेंजेस किए हैं। बोथ फॉर 2026 एज वेल एज रीनीट 2026 एग्जामिनेशन 2027 के लिए बड़ा चेंज है, यानी कि जो बच्चे अगले साल अपीयर होने वाले हैं एंड 2026 के लिए भी चेंज है। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। पहला चेंज हम लोग बात करते हैं फॉर रीनीट। आप जानते हैं नीट का दोबारा जो एग्जाम होने वाला है आफ्टर लीक वो होने वाला है 21 जून को। कब होने वाला है? 21 जून को। अब इस एग्जाम से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि इस एग्जाम में जो भी बच्चे अपीयर करेंगे उनको 3 घंटे नहीं 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 2 PM से लेकर 5:15 PM तक हो जाएगा। मतलब आपको उन्हीं 180 सवालों के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बड़ा चेंज है। दूसरा वो कह रहे हैं कि एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो 14 जून तक NTA रिलीज कर देगा, मतलब एक हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब उन्होंने पहले बोला था कि जो आपकी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में थी, जो आपने पहली बारी भरी थी, वो दोबारा रहेंगी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम सेंटर चेंज करने का चॉइस दिया जाएगा। और वो कब देंगे? अराउंड 1 हफ्ता बिफोर एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड अगर 14 जून को आ रहा है तो एक हफ्ता यानी कि 7 से 8 जून को लगभग आपका आ जाएगा। मतलब NTA एक विंडो रिलीज करेगी 7 और 8 जून को, जिसमें यू विल गेट अ चांस टू चेंज फॉर योर एग्जामिनेशन सेंटर। वो अगर मान लीजिए आप होम टाउन चलेंगे, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप अपना एग्जाम सेंटर वहां पर चेंज करवा सकते हैं। 14 जून को आपका एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। 21 जून को आपका पेपर हो जाएगा और होगा यह पेपर ऑफलाइन मोड में ही। दिस पेपर विल बी ऑफलाइन मोड ओनली, पेन पेपर मोड ओनली। इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 PM से लेकर 5:15 PM तक होगा। तो यही बातें लिखी है। ठीक है, 21 जून को होने वाला है एडमिट कार्ड, 14 जून को आ जाएंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एक हफ्ता दिया जाएगा टू चूज योर एग्जामिनेशन सेंटर एंड इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं की जाएगी। इनफैक्ट जो आपने पहले 1600-1700 दिए थे वो भी आपके रिफंड हो जाएंगे। अगला बड़ा चेंज जो आया है वो किसके लिए आया है? 2027 के लिए आए। ये बहुत बड़ा चेंज है। जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो अभी क्लास 12th में हो या फिर कुछ लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि मुझे रियल में 2027 ही देना है ना। कुछ बच्चों का उन्होंने बिल्कुल नीट प्रिपेयर नहीं किया होता। वो पिछले साल 12th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बोर्ड्स में बिजी थे। अगर आप 2027 सीरियसली वाला देना चाहते हैं तो आप, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको CBT मोड में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अब JEE की तरह ये वाला एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब अब आप सेंटर पर तो जाएंगे, घर बैठ के नहीं होता। बहुत बच्चों को ये लगता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट घर के कंप्यूटर पे हो जाएगा, कि मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है या लैपटॉप नहीं है। नो, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर पर जाकर ही देने पड़ते हैं। जैसे अभी आप पेन पेपर मोड के लिए स्कूल में जाते हो किसी जहाँ पे आपका सेंटर बनता है, वैसे ही आप तब भी सेंटर पर जाएंगे। अब वहाँ पर आपको OMR की जगह, क्वेश्चन पेपर की जगह कंप्यूटर दिया जाएगा। हर बच्चे को एक कंप्यूटर दिया जाएगा एंड उस कंप्यूटर पे बस उसको मार्क करनी है। इसमें सबसे ज्यादा मदद उन बच्चों की हो रही है जो ऑलरेडी ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी अब OMR का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। OMR फिलिंग टाइम बचेगा आपका। तो जो बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ेंगे या पढ़ते आ रहे हैं, दे आर एट अ बिग एडवांटेज। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस मांगता है। ये घर बैठे नहीं होता है। OMR तो फिर भी घर बैठे हो सकता है। आपको इसके लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर टाइमर चलना चाहिए, जैसे हमारी ऐप में चलता है। तो 2027 वाले अब जो प्रिपरेशन करे वो ऑनलाइन माध्यम से करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन गोइंग टू एनी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। कोई सेंस ही नहीं बनता है। मेनली बच्चे ऑफलाइन इसलिए जाते थे, लाखों रुपए देते थे ताकि उनके पेन पेपर मोड पे प्रैक्टिस हो पाए। अब वो प्रैक्टिस का कोई सेंस नहीं है। अब आपको सारी प्रैक्टिस ऑनलाइन मोड में ही करनी है।
कंप्यूटर पे ही करनी है, अपनी ऐप पे ही करनी है तो बेस्ट इज ऑनलाइन एंड ऑनलाइन में सबसे बेस्ट आपके लिए अच्छा ऑफर चल रहा है। आप कोई भी क्लास ज्वाइन करके आप अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लीजिए या यूट्यूब पर ही पढ़िए, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया पर आपने यह वीडियो देखी होगी। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है। बीते 2 दिनों से लगातार तेज हवाएं चल रही थी। 13 मई को इतनी तेज हवा आंधी आई कि टीन सेट के साथ ये व्यक्ति भी हवा में उड़ गया था। व्यक्ति की पहचान नन्हे अंसारी के तौर पर हुई है। फिलहाल नन्हे अंसारी हवा में उड़ने के बाद जमीन पर आ चुके हैं। शरीर पर कुछ चोटें आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो कहा चलिए हम ही बता देते हैं आपको। घटना हुई, हम उधर से आए हैं, हम मजदूरी करते हैं, उनके संग मजदूरी करते थे। हम काम कर रहे थे। काम करने के बाद में जो बाहर बारी और तूफान आया था, उन्होंने कि इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, ट्रेन में आ जाओ, बरसात हो रही है, इधर आ जाओ। जब आंधी और तूफान आया तो उड़ने को लगे कि 4 लोग और थे हमारे साथ में। होने के बाद तो हमने ऐसा कहा इसे बांध लो, मतलब बीम में बांध लो। बांधने के बाद में हमने कहा हम पकड़े हैं, तुम बांधो फटाफट। अब जो आंधी और तूफान आया है तो इतनी तेज आया जो बता रहा है कि 120 किलोमीटर से दूरी से चल रहा था। बट इस पूरे घटना में एक एंगल एआई का भी बताया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो को एआई जनरेट मान रहे हैं और बता रहे हैं, कुछ लोग इसे रियल बता रहे हैं। इस बार में पुलिस ने क्या कहा सुनिए। सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है के संदर्भ में अवगत कराना है कि यह वीडियो थाना भमोरा के क्षेत्र ग्राम बबियाना के व्यक्ति नन्हे पुत्र वही दर्शन से संबंधित है। कल आई तेज आंधी के कारण एक व्यक्ति के घर में लगी हुई टीन हवा के तेज वेग के कारण संवेग स्थानांतरण के कारण विपरीत दिशा में पलट गई कि ये व्यक्ति उसी टीन के पोल के सहारे खड़ा हुआ था। अतः इसकी भी गति दिशा जो है वो टीन के उड़ने की दिशा में दिखाई दे रही है। कुछ व्यक्तियों द्वारा इसको जो है विजुअली इम्प्रोवाइज करके विजुअल इम्पैक्ट के सहारे जो प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रकरण में जो ये व्यक्ति है नन्हे, इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। इसमें डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है। स्वास्थ्य के अन्य संदर्भ में पूरी तरह से स्वस्थ है। रिलीफ कमिश्नर हरिकेश भास्कर यशोद के मुताबिक आंधी तूफान से 104 लोगों की मौत हो गई है। इनसे 4 लोगों की मौत लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने से हुई है। वहीं 52 लोग घायल हो गए हैं। 130 जानवरों की भी मौत हो चुकी है और 98 घर डैमेज हो चुके हैं। आंधी तूफान से उत्तर प्रदेश के करीब 19 जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई और उन्नाव जैसी जिलों से ह्यूमन लाइफ स्टॉक की मौत के खबरें आई है। इस पूरे मामले में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं जताई, कंपनसेशंस देने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि किस पीड़ित परिवार को कितना कंपनसेशन मिलेगा। सीएम ने सारे डीएम्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि रिलीफ वर्क को प्रायोरिटीज करे और हर 1-3 घंटे में सिचुएशन की जानकारी दे। इस खबर में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं वीके सिंह, देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए करीब 69 आईपीएस अधिकारियों के नाम की लिस्ट बनाई गई थी। इनमें से कोई एक नाम चुना जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने 13 मई को किसी नए अधिकारी को लाने के बजाय प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को ही एक्सटेंशन दे दिया। प्रवीण सूद जो अगस्त 2023 में सीबीआई के डायरेक्टर है, जिन्हें इससे पहले मई 2025 में भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला था, वे ही अब 1 और साल के लिए डायरेक्टर रहेंगे। कैबिनेट की सिलेक्शन कमेटी ने इससे रिलेटेड आदेश भी जारी किया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 24 मई 2026 को ही खत्म हो रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 24 मई 2027 तक कर दिया गया है। लेकिन यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने अगले सीबीआई प्रमुख के चयन प्रक्रिया पर कड़ा विरोध जताया था। राहुल गांधी का विरोध किस बात पर था? सीबीआई डायरेक्टर के चयन की पूरी प्रोसेस क्या है और इस पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, और जिन्हें एक्सटेंशन मिला है वे कौन है, विस्तार से बताएंगे आपको। देखिए, सीबीआई देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में से एक है और इसके डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा एक तय कानूनी प्रोसेस के तहत की जाती है। इसके लिए एक 3 सदस्यीय
टीम बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम करते हैं, यानी कि अध्यक्षता करने का हक प्रधानमंत्री जी को है। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी शामिल होते हैं। समिति वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर चर्चा करती है और उनके सेवा रिकॉर्ड, अनुभव, ईमानदारी और जांच एजेंसियों में काम के अनुभव का विश्लेषण करती है। इसके बाद कमेटी मीटिंग कर उम्मीदवारों पर चर्चा करती है और एक नाम की सिफारिश करती है। अगर किसी सदस्य को चयन प्रक्रिया पर आपत्ति होती है तो वह असहमति नोट यानी डिसेंट नोट भी दर्ज करा सकता है। समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC अंतिम मंजूरी देती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 मई को एक बैठक हुई। बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर किया गया और इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इंडिया टुडे के मुताबिक इस बैठक में ही राहुल गांधी ने सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर असहमति व्यक्त की थी। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम अपना डिसेंट लेटर भी सौंपा। यह लेटर उन्होंने एक्स पर भी शेयर किया। इस नोट में उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा, आपके नेतृत्व वाली सरकार ने बार बार सीबीआई जो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है उसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया है। इसी प्रकार के संस्थागत कब्जे को रोकने के लिए ही लोकसभा में विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया गया है। लेकिन आपने मुझे इस प्रक्रिया में कोई इम्पोर्टेंट रोल दिया ही नहीं। बार बार लिखकर सिफारिश करने के बाद भी मुझे पात्र उम्मीदवारों की सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट और 360 डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बजाय मुझे से अपेक्षा की गई कि मैं 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड पहली बार में समिति की बैठक के दौरान ही देखूं। 360 डिग्री रिपोर्ट मुझे पूरी तरह से नहीं दी गई। किसी भी उम्मीदवार के इतिहास और उनकी परफॉर्मेंस का सही आकलन करने के लिए इन दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी। जानकारी को इस तरह से जानबूझकर रोकना बिना किसी कानूनी आधार के चयन प्रक्रिया का मजाक बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि केवल पहले से तय उम्मीदवार ही चुना जाए। राहुल गांधी ने आगे लिखा, मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने 5 मई 2025 की पिछली बैठक में भी अपनी असहमति दर्ज कराई थी। इसके अलावा मैंने 21 अक्टूबर 2025 को आपको एक पत्र लिखकर एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए थे, जिसका मुझे आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल गांधी ने लिखा कि वह किसी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते जो कि बायस है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता केवल रबर स्टैंप यानी सिर्फ औपचारिक सहमति देने वाला पद नहीं है। इस डिसेंट लेटर के बाद किसी नए अधिकारी के चयन के बजाय प्रवीण सूद को ही एक्सटेंशन दे दिया गया। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी। अब प्रवीण सूद के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी है। उन्हें 25 मई 2023 को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी के रूप में भी काम किया है। उनके करियर में कई महत्वपूर्ण पद शामिल रहे हैं, जिसे बेंगलुरु और मैसूर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग में प्रधान सचिव और इंटेलिजेंस वर्क क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में डीजीपी। उन्होंने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और IIM बेंगलुरु और अमेरिका के सायरा क्रूज यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। बहरहाल, आप इस नियुक्ति पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको भरोसा देना चाहिए, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि नहीं होगा पेपर लीक, तो पत्रकार कह रहे हैं कि आपकी मदद चाहिए। क्या मदद करे बताइए? लाठी ले चौकीदारी करे वो पेपर सेंटर के बाहर, रात भर जगे, ट्रक चला के ले जाए, फिर प्रिंट प्रेस करके ले आए। पत्रकार क्या करे यार, क्या मदद करे? शिक्षा मंत्री को यह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस डंके की चोट पे कह दे कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि आलू बोरा लदा था, 4 बोरी गिर गया, पेपर लीक हुआ है तो ड्राइवर और खलासी थोड़ी ना लीक कर देगा। सब आता है तो प्रिंटिंग प्रेस से हो गया। अरे भैया, आपके ऊपर के लोग मिले हैं इसमें। आरोपी कह रहा है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। क्या अफवाह है कि आगे से तो हम तैयार थे, पीछे से पेपर लीक करके कोई चला गया, दाएं से तो हम तैयार थे, बाएं से कोई पेपर लीक करके चला गया। अरे भैया, पेपर सेंटर पे आने से पहले लीक हो जा रहा है। हर चीज ये सरकार समाज पे क्यों डाल दे रही है?
अपराध है, अपराधी है, माफिया है, उसको समाज पकड़ेगा। समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान दे, कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे। सीबीआई गहराई तक जाएगी, पिछली बार भी गई थी। कितनी गहराई तक गई थी सीबीआई पिछली बार? कौन सा कुआं खोद दिया तेल का? सीबीआई ने शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको माफिया पता है, लेकिन जो है देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, तो क्या करे देशवासी? माफिया को पकड़ के आपके सामने लेकर आए कैसे पकड़ेंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बतौर नीट में दोबारा गड़बड़ होने के बाद इस्तीफा दे देंगे, जिम्मेदारी मानते हुए कि हाँ ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भैया? शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। देश में तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। एक हिंदू मुसलमान का और मुद्दा भोजनशाला को लेकर के शुरू हो गया। लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर अभी भी आपको बच्चे के भविष्य के बारे में इंटरेस्ट है, उनके भविष्य में इंटरेस्ट है, तो आप जो नीट के एस्पिरेंट है या जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं, भले वो कोई भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखे। लेकिन जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, देश के भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं है, वो ये छोड़ सकते हैं, वीडियो स्किप कर सकते हैं। देख ले, क्योंकि 27 मिनट 20 सेकंड की जो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक चीजें मैंने नोट डाउन कर ली। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप। उसके बाद जो उसका निष्कर्ष है उसको भी आप जान लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि देश का सिस्टम, देश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, जो बातें जिसके इर्द गिर्द रही, जिन कीवर्ड के छात्र हित, एजुकेशन माफिया राधाकृष्ण, कमेटी दुर्घटना हो गई जीरो, टॉलरेंस, दायित्व, एंटी सोशल एलिमेंट, दुखी, चिंतित, सुधार, इन सब टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द रही है। शुरुआत से करते हैं शुरू। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की गई है। 21 जून को री एग्जाम होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने बताया। एनटीए पहले बता चुका है। 7 तारीख को इन्हें पता चल गया था कि पेपर में गड़बड़ हुई। 3 को पेपर हुआ, 12 को रद्द कर दिया। सीबीआई को काम सौंपा है। सीबीआई तह तक जाएगी। कितना तह तक जाएगी? गहराई तक जाएगी। कितनी गहराई तक जाएगी? 120 फुट, 130 फुट, 150 फुट? कहाँ पे गहराई? बोरिंग होगी तो पानी निकल जाएगा। सीबीआई ने पिछले सालों में इतने सारे केसेस हैंडल किए। पिछला जो नीट का मामला 2024 में, वो भी सीबीआई ने हैंडल किया, तो कर नहीं पाई। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं इस बार गहराई तक जाएंगे, तह तक जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि पूरा विश्वास है सीबीआई को। सीबीआई पर शिक्षा मंत्री को विश्वास है, देश को विश्वास है या नहीं? हमने एक अलग से रिपोर्ट बना रखी है। सीबीआई का पूरा वर्क फ्लो जो है पेपर लीक के मामले में, उसको आप देख लीजिएगा। मैं लिंक जो है अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक मामले में आज तक कन्विक्शन करा पाई सीबीआई। 15 साल हो गए। सीबीआई पे पूरा विश्वास है। शीर्षस्थ नेतृत्व में चिंता जताई। शीर्षस्थ नेतृत्व मतलब अब इनसे शीर्ष पे कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने चिंता जताई है। एक शब्द इस्तेमाल किया, दहशतगर्द। जो पेपर माफिया है उनको बोला है दहशतगर्द। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूँ। आने वाले एग्जामिनेशन पे उसे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। दहशतगर्द मतलब अगर यह दहशतगर्द तो इन पे लगाइए ना, एनएसए इन पर लगाइए, यूएपीए कराइए, एनआईए से जांच। आतंक से कम घटना है ये। 22 लाख बच्चों का जो जीवन, जो भविष्य संकट में है, उस पे आप बात करेंगे। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, समाज से अपील की। सामाजिक व्याधि है। एक तो हर चीज जो है ना समाज पर सरकार ले आती है। सोना कम खरीदे सरकार, समाज पेट्रोल डीजल का खपत कम करे समाज। सब कुछ समाज मान रहा है। समाज से यहाँ अपील करिए, ये सामाजिक व्याधि है। तो समाज क्या करे? अपने बेटे को पढ़ाए, अपनी बेटी को पढ़ाए, उसकी कोचिंग की फीस का इंतजाम करे, उसके स्कूल के फीस का इंतजाम करे, आने जाने का प्रबंध का खर्चा निकाले। या समाज के जो पिताजी और माताजी लोग वो अड़ोस पड़ोस में देखते रहे कि पेपर कहाँ से आ रहा है। सब कुछ सरकार की बड़ी अच्छी आदत है कि सब कुछ ला करके समाज पे डाल देते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बार बार मैं सुन रहा हूँ कि सामाजिक व्याधि है, समाज को आगे आना पड़ेगा। अभी मैं एक एक पॉइंटर आपको सुनाता हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है? समाज को अपील है। अरे भैया, समाज इसमें क्या करेगा? समाज तो दिन रात जो है मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहा है, अपने बेटी को पढ़ा रहा है। मिडिल क्लास के आदमी की 60% पैसा जो है
सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे जा रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं समाज से अपील है, सामाजिक व्याधि है। अभी आप सुनते चलिए, आपको पता चलेगा क्या मीडिया ने आपको दिखा दिया होगा, मीडिया ने आपको बता दिया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह किया वो किया। इतने दिनों की चुप्पी के बाद आज जब शिक्षा मंत्री की चुप्पी टूटी है तो क्या कह रहे हैं और उसके क्या मतलब मायने समझ लीजिए। बाकी चैनल नहीं बताएंगे आपको, इसको आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों का दर्द समझता हूँ। मैं जाता हूँ उनके बीच में, देखता रहता हूँ, न्यूज पर लगातार बच्चों की आवाज उठाता रहता हूँ और मैंने देखा है उनकी आंखों की पीड़ा, उनकी मेहनत को, उनके लगन को। या 17 साल के बच्चों की आंखों में इतना मोटा मोटा चश्मा लगते हुए, घंटों पढ़ते देखते हुए, आए अंगुलियों पे पेन के निशान बनते देखा है। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसको आप सुनते चलिए और इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन बच्चों के हित की बात है। शिक्षा मंत्री से बहुत सारे सवाल पत्रकारों ने पूछे, एक सवाल छूट गया, वो मैं पूछूंगा। अभी आप सुनते चलिए। जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है, लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेके देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। माफिया के षड्यंत्र से बचाया, दुखी होकर कठोर निर्णय लेना पड़ा। 5 मिनट 57 सेकंड पे उन्होंने कहा दुखी होकर कठोर निर्णय लेना पड़ा। अरे तो भैया, अगर ये निर्णय नहीं लेते तो आपके पास विकल्प क्या था? आपको तो पता ही था पेपर लीक हो गया है। एक बार भी शिक्षा मंत्री पूरे बयान में ये नहीं बोलते आए कि ये कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, जांच करेंगे, लगी हुई है, पूरा भरोसा है, गहराई तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, गोताखोर बन जाएंगे। यह नहीं बता रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद। अभी आप सुनते जाइए, अब मजेदार मैं लगाता चलूंगा, क्लिप वो भी बीच बीच में आप सुनिएगा। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। एनटीए योग्य व्यक्ति के हाथ में है। शुरू में आपने सुन लिया, जो हमने बनाया वीडियो की क्लिप के एनटीए योग्य व्यक्ति के हाथ में है। 6 मिनट 35 सेकंड में कहा है, अनुभवी व्यक्ति है, एनटीए 0 एरर पे काम कर रहा है। जो एनटीए 24 में पेपर लीक करवा देता है, जिसपे 25 में भी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर के 26 में इस तरीके का रायता फैला है, उसको कह रहे हैं कि एनटीए बहुत बढ़िया संस्था है, एनटीए 0 एरर पे काम करेगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि फी रिटर्न होगी, 0 फीस होगी, आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। साहब, यहाँ आर्थिक बोझ का सवाल ही नहीं है, सवाल तो मानसिक बोझ का है, मानसिक प्रताड़ना का है। आप बताइए, जो बच्चों की जान गई, उस पे भी उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, मैं इसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है, मैं उधर भी आऊंगा। मैं लेकिन चरणबद्ध तरीके से चल रहा हूँ। फिर रिटर्न करेंगे, 0 फीस, आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। जो एग्जामिनेशन होगी, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम विद्यार्थी के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आने देंगे। आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। दिल्ली में एक सेंटर है, आप कह रहे हैं आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। दिल्ली में एक सेंटर मान लीजिए, मुझे नहीं पता कहाँ पे, फर्क कीजिएगा कि दिल्ली के आसपास कहीं है, नजफगढ़ से जो बच्चा आएगा उस पे कुछ आर्थिक बोझ आएगा। हर शहर, हर जिले में तो जो है आपके सेंटर है नहीं, बड़े बड़े जगहों पे है, तो वहाँ जाएगा तो उसका कुछ आर्थिक बोझ आएगा। छोड़ दीजिए उसको, मैं छोड़ देता हूँ आर्थिक बोझ को। एक चीज अच्छी की पसंद के शहर में सेंटर चुनने का अवसर मिलेगा। 15 तारीख से विकल्प आ जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा कोटा में रह के तैयारी कर रहा है, तो उसने पेपर कोटा में दिया, पेपर छुट्टी हो गई, वो आ गया अपने घर प्रयागराज, तो अब शायद उसके वहाँ पर सेंटर, वहाँ के आसपास का जो सेंटर होगा उसके पास चुनने का विकल्प है। ये जो अच्छी चीज है। फिर कहा कि OMR सीट में जो टाइम मिलता है भरने में और सिग्नेचर, यह वो टाइम तो 15 मिनट बढ़ा दिया गया है। 2 बजे से 5:15 तक, यानी कि 2 PM से 5:15 PM तक पेपर होगा। 14 जून को एडमिट कार्ड मिलने लग जाएगा। नीट अभ्यर्थी राज्य के CM से बात करेंगे, नीट अभ्यर्थियों के लिए परिवहन का इंतजाम कराएंगे। देखते हैं कितना होता है, उस पर भी नजर रहेगी। 11 मिनट 36 सेकंड बाद, सब कुछ बताने के बाद 11 मिनट 36 सेकंड से पत्रकारों के सवाल शुरू हुए। शिक्षा मंत्री जी दुखी और चिंतित थे, बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित थे। और फिर कहते हैं कि कमांड चेंज जो है वो ब्रेक हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं।
एक मजेदार बात बोला ऐसा नहीं है कि हमें माफिया का पता नहीं है, सोशल इविल है माफिया का। जब आपको पता है पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की? चुनाव होता है जैसे ही आचार संहिता लगती है और चुनाव से पहले क्या किया जाता है, जितने आसपास के हिस्ट्री सीटर है सबको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। चुनाव इस तरीके से होता है। तो शिक्षा मंत्री आगे बोलेंगे, हमने चुनाव जैसी प्रणाली अपनाई, मैं बारी बारी से पॉइंटर पे लेकर आऊंगा। तो अगर आपको पता है कि माफिया कौन है तो माफिया को आपने पेपर से पहले क्यों नहीं अंदर किया? अगर चुनाव में हिस्ट्री सीटर अंदर किए जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी तो अपने माफियाओं को अंदर क्यों नहीं करवाया? आपके पास तो अब तो सब राज्य में लगभग आपकी सरकार है। हिंदी पट्टी में एक झारखंड को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट में आपकी सारी सरकार है, बंगाल में आपकी है, पूरा साउथ के 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सारी सरकार आपकी है, हिमाचल पंजाब को छोड़ दिया तो सब जगह आपकी सरकार है। तो आप कहते अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और विपक्ष के राज्य मजबूर होते हैं और क्यों नहीं करेंगे? बच्चे के हित का सवाल है, लेकिन नहीं हुआ। आपको पता है आप अपनी जानकारी अपने तक सीमित रख के क्या करेंगे? देश का कौन सा भला हो जाएगा इससे? मेरी कोई व्यक्तिगत धर्मेंद्र प्रधान जी या शिक्षा मंत्री जी से कोई खर्च तो है नहीं, कोई गिले शिकवे तो है नहीं। मैं कभी व्यक्तिगत, आप देखे होंगे कभी भी न्यूज पर किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप टिप्पणी नहीं करता हूँ। जब नीतिगत मामला होता है तो हम सवाल पूछते हैं। नक्सल फ्रंट पे यही सरकार, इसी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बहुत शानदार काम किया। जो अच्छा काम होता है हम कहते हैं अच्छा हुआ है, हम उस पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम उस पे पूरी वीडियोज बना रहे हैं। आपको जल्द देखने को मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है चुनाव की वजह से, तो वहाँ पे अपील कर देते समाज से कि समाज वापस आ जाए। तो होता क्या, वहाँ पे कठोर कार्रवाई की गई, फिर अपील किया गया तो सब कुछ मिलाकर ये नक्सल खत्म हुआ। नक्सलवाद जो आज खत्म हुआ है, जिसके दावे किए जा रहे हैं वो इसीलिए हुआ। तो वहाँ पे तो आपने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको माफिया पता है, लेकिन जो है देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ। तो क्या करे देशवासी? माफिया को पकड़ के आपके पास लेकर आए, कैसे पकड़े? यहाँ पड़ोस में कौन क्या कर रहा है आदमी को नहीं पता होता है। बड़े शहरों में इसमें करे सीबीआई गहराई तक जाएगी। पिछली बार भी गई थी, कितनी गहराई तक गई थी सीबीआई पिछली बार? कौन सा तेल का कुआं खोद दिया था सीबीआई ने? शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पत्रकारों ने सवाल पूछे। पत्रकारों को मैं बहुत दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो वही सवाल पूछेंगे, उनको बीट कवर करना है। बाद में तो उनको कवर करने में दिक्कत हो जाएगी। भाई अभी तो जो है थोड़ा सा सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं तो सवाल सुनने की आदत कहाँ रह गई मंत्रियों को, नेताओं को? अच्छे सवाल पूछिए, जो इनकी बाइनरी इनके इसमें फिट होता है वह वाले सवाल पूछिए, बहुत अच्छे से बताएंगे। पिछली बार इन्होंने जब 2024 का राय था पहला, तब शिक्षा मंत्री ने कहा था 0 एरर है। 2026 में पेपर लीक हो गया, OMR सीट, और अगली बार नीट का कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। 12 मिनट 30 सेकंड पे बोलते हैं ये, ठीक बात है। अभी सुनिएगा आगे क्या बोला है। सामाजिक व्याधि है, समाज मुक्त रहना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी मेरी भी है। अरे भैया, समाज हर चीज ये सरकार समाज पे क्यों डाल रही है? अपराधी है, माफिया है, उसको समाज पकड़ेगा? कैसी बात करते हैं ये आप लोग? समाज इतना योगदान दे रहा है, फीस भर रहा है, पेपर भर रहा है, उसका भी टैक्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग पढ़ रहा है तो उसका टैक्स नहीं लगता है, उसमें भी सरकार टैक्स लेती है। 18% जीएसटी लगता है, फिल्म पे, एंटरटेनमेंट पे 18% जीएसटी है, और कोचिंग की फीस पे भी 18% जीएसटी है। सरकार समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान करे? कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे। समाज का योगदान चाहिए हर जगह, हर चीज घुमा फिरा के समाज पे ले आए। सरकार बस कहती है मेरी भी जिम्मेदारी है। सरकार किस लिए है? अगला पॉइंट, एनटीए में सुधार की आवश्यकता है। 2000 एक लाइन बढ़िया बोली। 13 मिनट 19 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके सुनिएगा एक बार। जब मैं पूरा रिपोर्ट देख लीजिएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। 13 मिनट 19 सेकंड में बोले एनटीए को सुधार की आवश्यकता है। 2024 में पूरा पैक किया था, फिर भी घटना हो गई। एनटीए से जुड़े लोग पकड़े जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। OMR से कंप्यूटर, हाँ, देश को सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा। कैसे भरोसा कर ले भाई आदमी सिस्टम पे? फिर एक पत्रकार ने 14 मिनट 46 सेकंड में पूछा 4 बार चूक हुई है, तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं
हर बार नेचर अलग हो जाता है। 2024 में पैक किए थे, यह कौन सा पैक हो रहा है? इससे ज्यादा तो जो एम सील आती है जो पानी का बंद करने के लिए, वह बंद कर देता होगा लीकेज। खान सर का एक बयान वायरल हुआ कि 10 रुपए का डायपर नहीं लीक हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो यह क्या कह रहे हैं कि हर बार नेचर बदल रहा है? मतलब यह इनका है कि आगे से तो हम तैयार थे, पीछे से कोई पेपर लीक करके चला गया, दाएं से तो हम तैयार थे, बाएं से कोई पेपर लीक के चला गया। मतलब ये तो मजाक वाली बात है ना यार। हम और आकर के आश्वासन देना, ये वो जब एक आदि व्यक्ति ने पूछा, एक पत्रकार से पूछा कि जो अगला पेपर होगा वो लीक ना हो तो उस पे क्या बोलेंगे आप? उस पर क्या बोला है वो भी मैंने नोट कर रखा है। पत्रकार ने 19 मिनट 14 सेकंड पर पूछा कि क्या गारंटी है पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? तो बोले आपकी मदद चाहिए। क्या करे पत्रकार, बताइए पत्रकार आपकी क्या मदद कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी बताइए कि पत्रकार आपकी क्या मदद कर सकते हैं? लाठी डंडा ले, हम लोग चौकीदारी करें, हम लोग सब जगह बैठ जाए, हर सेंटर के बाहर खड़े हो जाए। अरे भैया पेपर सेंटर पर जाने से पहले लीक हो जा रहा है, हर चीज में आप करिए, आप करे। अरे करे क्या, 4 बार चूक हुई है, नेचर बदल दिया जाता है। देश के सिस्टम को भरोसा करना। एक बात और बोलिए। एक पत्रकार ने पूछा कि OMR सिस्टम पे जो जब कंप्यूटर बेस्ड होगा OMR को छोड़ के, तो बोला कि थोड़ा प्रोटेक्टेड है। थोड़ा मतलब कितना प्रोटेक्टेड है? मतलब कि 120 प्रश्न फंसे थे, उसमें क्या 100 ही फंसेंगे, 10 ही फंसेंगे? पूरा बताइए ना। राधा कृष्ण कमेटी ने कहा था कि अगला पेपर आप कंप्यूटर बेस्ड कराइए, नहीं करा पाए आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम राधा कृष्ण कमेटी को लागू किए। जब 2024 में पूरा रायता फैला तो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो सुझाव थे वो भी मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं कि मैंने सब माना, ये वाला तो आपने माना ही नहीं। अब आप कह रहे हो कि अगले साल कराओगे, ये चीज पहले करा लेते आप। इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा आपके पास तंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, आपके एक आदेश पे देश के शिक्षा मंत्री है, ताकतवर मंत्रियों में आपकी गिनती होती है। एक फोन पे अधिकारी आपके जो है पसीना छोड़ते भागते हैं, उनसे आप कहते हैं कराने के लिए। राधा कृष्ण कमेटी के जो सिफारिशें थी, 95 सिफारिशें दी थी। NTA एक बड़ी ताकतवर कमेटी बनाओ, सिर्फ जो है एंट्रेंस एग्जाम तक सीमित नहीं रखना। जो संस्था परीक्षा करवाती है UGC से सिर्फ ऑर्डर लेकर के नहीं, परीक्षा करवाओ, सिर्फ ऑर्डर देकर नहीं, बैठे के परीक्षा कराओ, बल्कि NTA के साथ पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। दोनों के बीच लिखित समझौता MOU कौन क्या होगा इस तरीके के हर राज्य जिले में NTA के साथ तालमेल के लिए कमेटी जो है तालमेल के लिए बनी। NTA डायरेक्टर के चीफ सेक्रेटरी और DGP के बीच सीधी बातचीत हो ताकि गड़बड़ी ना हो। ये सब दी राधा कृष्ण कमेटी ने, लेकिन राधा कृष्ण कमेटी ने जो कहा वो अंतिम सत्य तो था नहीं, उसमें और भी सुधार की हो सकती थी। जरूरत है तो आपने अपनी तरीके से सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं अपनाए? अब आ जाते हैं लास्ट के 14 मिनट पे। 14 मिनट की आवाज 14 मिनट 59 सेकंड पे बोले सुधारेंगे, धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होता है तो क्या मान के चले? NTA के बस के बात नहीं है, क्या करे आम आदमी? आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्या है इस पर आपके कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।